गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ RSVM दूधपुरा के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये मेरा दूसरा वीडियो है क्लास 10th के लिए, इतिहास सब्जेक्ट से है और टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, क्लास 10। ठीक है, हम लोगों ने राष्ट्रवाद उदय के कारणों के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्न थे। 1, 2, 3, 4 4 कारणों की हमने विवेचना की थी। 4 कारणों को हमने बताया था। और नेक्स्ट में हम चलते हैं कि मुख्य रूप से जिन कारणों से राष्ट्रीय चेतना का उदय होना शुरू हुआ, उसके बाद फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मतलब दिन प्रतिदिन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगनी शुरू होती गई और लोग अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिए। जगह जगह पर कई तरह के आंदोलनों की शुरुआत हो गई। तो इसी बीच शुरुआत में ही 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 और इस युद्ध के वजह से भारत को अपने स्वतंत्रता प्राप्ति में काफ़ी सहायता मिला। इस युद्ध से सहायक सिद्ध हुआ ये, क्योंकि बहुत सारे देश मतलब विश्व के सभी देश इसमें इन्वॉल्व हो गए। एक ग्रुप बन गया, अलग अलग एक ग्रुप, 2 ग्रुप बन गया और 2 ग्रुप बन के युद्ध करना शुरू कर दिया। इससे भारतीयों में राष्ट्रवाद के उदय में, राष्ट्रीय चेतना के उदय में विकास होने में भी काफ़ी सहायता मिली। अब हम लोग कुछ थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई वो सबसे पहले ये विश्व इतिहास का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें विश्व युद्ध को दर्शाया गया है। मतलब विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब विश्व युद्ध होना एक बहुत बड़ी घटना कहा जा सकता है। सभी देश इन्वॉल्व हो गए, इधर से आक्रमण हो रहा है, उधर से आक्रमण हो रहा है, कहीं बम गिर रही है, कहीं पर गोलीबारी हो रहा है। तब विकट स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। तो यह युद्ध यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का ही परिणाम था। अब देखिए, आप लोग औपनिवेशिक, साम्राज्यवादी, इन सभी शब्दों का, जैसे आप लोगों ने एक शब्द जाना राष्ट्रवाद, इतिहास में एक एक शब्द ऐसे हैं जिसका विश्लेषण काफ़ी बड़ा हो सकता है। एक शब्द है राष्ट्रवाद, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। अब इसी में आपने जाना औपनिवेशिक, साम्राज्यवाद। तो ये इन सब कारणों के वजह से ये 2 गुट का निर्माण हो गया। मतलब औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के कारण, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा ये होता है साम्राज्यवाद कि देश कोई और है और वो चला गया दूसरे जगह पर, मतलब दूसरे देश में, और वहाँ पर अपनी पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है। वहाँ पर वो फैक्ट्रियाँ लगा रहा है, वहाँ पर वो अपना पूंजी निवेश कर रहा है और
उसी से कच्चा माल खरीदता है, या वो फैक्ट्री अपने यहाँ लगाए हुए है, वहाँ से कच्चा माल ला के फिर अपने माल को वहाँ जाके बेचता है। तो अपनी एक तरह से साम्राज्य वहाँ पर स्थापित कर लेता है। इस तरह के घटनाओं से विश्व युद्ध का आगाज होना शुरू हो गया, दो गुट बन गया। अब ये यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का ही परिणाम था। इस युद्ध में दो गुट बने हुए थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। अब हम आपको ये बता देते हैं कि फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, ये सब जो था एक गुट था फर्स्ट। और दूसरा हम बता देते हैं आपको कि उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तथा इटली, ये सब जो था तो दो गुट में, ये फर्स्ट में था और ये सेकेंड में था। और भी कई देश थे, हम एक शॉर्ट में आपको कुछ देशों का नाम बता दिए हैं। तो ये सभी जो है आपस में लड़ाई शुरू कर दिए थे और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व राजनीतिक आर्थिक स्थिति को, मतलब पूरे विश्व के राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर चुकी थी, प्रभावित हो चुका था। अब हम लोग, ये घटना तो पूरे विश्व की है, अब पूरे विश्व की है, तो अब हम लोग ये जाने कि इसका प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भारत पर क्या। हमने तो बहुत सारे ग्रुप को बता दिया, ये ग्रुप ये था, ये ग्रुप ये था, सब आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। अब भारत जो था वो चूँकि औपनिवेशिक शासन के अंदर था, इसके यहाँ अंग्रेजों का हुकूमत चल रहा था। तो अब इस युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इस महायुद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति तो सबसे पहले दयनीय हो गई। अब इसकी आर्थिक स्थिति दयनीय होने की वजह से लोग यहाँ पर बेरोजगार होने लगे, और बेरोजगार के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो भारत में एक राष्ट्रवाद की लहर दौड़ पड़ी। इट मीन्स कि इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद की एक लहर दौड़ पड़ी, अपनाने लग, मतलब लोग, चूँकि उस समय गांधी जी भी आ गए थे चर्चा में, तो लोग गांधीवादी विचारधारा को अपनाने लगा। कई राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई। इसके विरोध में अंग्रेजों ने कई तरह के एक्ट लागू कर दिए। अब जब धीरे धीरे बहुत सारे एक्ट जब लागू होना शुरू हो गया, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज थोड़ा सा आर्थिक स्थिति उसका कमज़ोर हुआ, उसका डाइवर्ट हो गया, थोड़ा सा वो शासन व्यवस्था उसका डाइवर्ट हुआ, थोड़ा इधर उधर, मतलब युद्ध में ध्यान गया उसका। तो फिर भारत में आर्थिक स्थिति इसकी कमज़ोर हुई। भारत में जो लोग थे वो काफ़ी बेरोजगार हो गए। जब बेरोजगार हुआ तो वो राष्ट्रीयता की भावना उसमें जगी, और जगी तो फिर वो जो है गांधीवादी विचारधारा को उसने अपना लिया, और अपनाने के बाद लोग कई आंदोलन शुरू कर दिए, और इस आंदोलन के विरोध में अंग्रेज के द्वारा रॉलेट एक्ट नामक एक नियम लागू कर दिया गया।
अधिनियम जिसको बोलते हैं हम लोग। अब जब रॉलेट एक्ट जब लागू कर दिया गया तो अंग्रेज भारत के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रॉलेट एक्ट में हम लोग क्या जानते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट, अब ये इसकी शुरुआत जो हुई है वो ज्यों ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, इट मीन्स हम इसको ऐसे कह सकते हैं, और जो ही ये खत्म हुआ उसके बाद रॉलेट एक्ट लागू हुई। रॉलेट एक्ट के बाद फिर जो है लोग इसका जगह जगह पर विरोध करना शुरू कर दिए। जगह जगह पर लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिए, और विरोध करने के बाद लोगों ने लोगों ने इसका इसलिए इतना विरोध करना शुरू कर दिया कि इस एक्ट में क्या था कि ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, मतलब किसी भी लोगों को कहीं पर है वो आएगा और उसको अरेस्ट करके चला जाएगा। अब अरेस्ट करके चला जाएगा तो फिर अब अरेस्ट करके चला जाएगा तो उसको वो ना कोर्ट में अपना वकील रख सकता है, ना कोई दलील दे सकता है, ना कोई अपील कर सकता है। भारतीय लोग इससे काफ़ी परेशान हो गए। अच्छा, भारतीय लोग परेशान हो गए तो इस एक्ट का विरोध करना शुरू कर दिए। अब विरोध करना शुरू कर दिए, ये सबसे पहले पंजाब में शुरू हो गया। पंजाब में इसका जब विरोध हुआ तो धीरे धीरे जो है लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त होना शुरू हो गया। अब जब लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त हुआ तो कई सारे आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। अब सत्याग्रह आंदोलन के लिए गांधी जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। अब जिसका चर्चा हमने पहले कर चुका था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उस समय के अंग्रेजी गवर्नर के द्वारा, जो जिसका नाम A.O. ह्यूम था, उसके द्वारा उस पार्टी की स्थापना की गई थी। और हमने नाम भी बताया था, बिपिन चंद्र पाल और 3 नाम बताया था उनके द्वारा। और वो लोग जब इसको काफ़ी क्रांतिकारी कर दिए तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका पकड़ अच्छा बन गया था। इट मीन्स कि वो ये भारतीय आंदोलन में, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में उसका अच्छा पकड़ बन चुका था। तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए उस समय गांधी जी ने एक अध्यक्षता की और उस अध्यक्षता में सत्याग्रह सभा को आयोजित किया और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। अब इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें कई जगहों पर आंदोलन हिंसात्मक हो गए और विरोध का अंतिम परिणाम 13 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल देशव्यापी हड़ताल एवं 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड।
ये तो बहुत बड़ी दर्दनाक घटनाएं हो गई। इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल किया गया और इस हड़ताल के विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब इस हत्याकांड की वजह से देश को झकझोर के रख दिया। उस समय जो भी लोग थे वो काफ़ी परेशान हो गए और लोगों में बहुत रोष उत्पन्न हो गया। तो इसको हम यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बताएंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था और जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ और इनमें किन नेताओं के द्वारा इसकी अगुवाई की गई थी, किन नेताओं के द्वारा इसका मतलब इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ इसकी शुरुआत इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, ओके, थैंक यू।